वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट अब गिवन होंगी, उन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल्ड होती है। ये इस जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, इसका ये मतलब है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमें पता है कि ये ट्रू है। यूनिसेलुलर का मतलब ही क्या होता है? वन सेल, सिंगल सेल्ड, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इट्स ट्रू। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। तो मसल सेल क्या ब्रांच्ड होते हैं? मसल सेल हमने जब शेप पढ़ी थी सेल्स की तब मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, जो मसल सेल है वो ब्रांच्ड नहीं होते। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कहा है कि जो बेसिक लिविंग यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो सबसे बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की वो क्या होता है? वो होते हैं सेल। क्योंकि सेल को मिला के ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज को मिला के बनते हैं ऑर्गन, और फिर ऑर्गन से ही क्या होता है? पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, तो जो सेल है वो होता है बेसिक लिविंग यूनिट एक ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गन नहीं होता। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अमीबा हैज इर्रेगुलर शेप। तो अमीबा की इर्रेगुलर शेप होती है, मतलब उसकी कोई एक फिक्स शेप नहीं है, किसी भी तरह से आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, उसकी इर्रेगुलर शेप है। तो ये बिल्कुल ठीक है ना। जब हम अमीबा ड्रॉ करते हैं सबसे इजी डायग्राम होता है अमीबा ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आप कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बना दो, जो शेप है क्या होगी? वो अमीबा की ही शेप होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो टी है उस पर आप टिक कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना है ह्यूमन नर्व सेल का, और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे नर्व सेल का, और अब नर्व सेल के जो फंक्शन है वो भी हमें लिखना है। तो नर्व सेल का क्या काम होता है? नर्व सेल का काम होता है कि ये रिसीव और ट्रांसफर करता है मैसेजेस को। ठीक है, तो जो नर्व सेल है इट रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस, और इस वजह से किस चीज में हेल्प करता है? ये पूरे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम करता है। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना, ये सारे जो काम है ये नर्व सेल के ही होते हैं। जो नर्व सेल है इसी की वजह से ब्रेन तक मैसेज जा पाता है, और जो ब्रेन के मैसेजेस हैं वो सारे पूरी बॉडी तक जा पाते हैं। ठीक है, तो ये रिसीव और ट्रांसफर करने का काम जो मैसेजेस का है वो करेगा एक नर्व सेल। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगी, उनके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो पहली टर्म है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में अब हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो हमें पता है साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक लिक्विडी सब्सटेंस क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम यही लिख देंगे यहाँ पे, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो भी कौन फैसिलिटेट करता है? कौन हेल्प करता है एक्सचेंज में? तो वो जो हेल्प है वो भी साइटोप्लाज्म ही करता है। तो ये एक हो गया शॉर्ट नोट साइटोप्लाज्म पे। जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो अब न्यूक्लियस के बारे में हमें यहाँ लिखना है। सो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हमें पता है कि सेंटर में सेल के एक डेंस बॉडी होती है, राउंड बॉडी होती है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल
प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो न्यूक्लियस क्या है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो ये यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, दो तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, ये प्रिमिटिव सेल्स थे, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये किसी भी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता, ठीक है, एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती न्यूक्लियस की, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसकी एक बाउंड्री होती है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल में। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब जब इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा और डीएनए है तो इसका काम क्या होगा, इसका एक काम तो होगा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना पेरेंट से अपने बच्चों में, है ना। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो किस वजह से हो पाता है, वो जो डीएनए है, जो जीन्स है उनके ट्रांसफर की वजह से ही ट्रांसफर हो पाता है। और जीन्स क्योंकि न्यूक्लियस में है तो जितने भी कैरेक्टर पेरेंट के हैं वो अपने बच्चे में जाते हैं, तो उसके लिए भी न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो काम होता है, मेन काम न्यूक्लियस का वो है कि ये एक कमांड सेंटर होता है सेल का, ठीक है। ये कमांड सेंटर होता है, जितनी भी पूरी एक्टिविटी होती है सेल की वो कौन कमांड करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो तीन होते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोलस और जो तीसरा है वो है क्रोमोसोम्स। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये जो तीनों पार्ट्स हैं, जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इनकी डेफिनेशन भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स कौन से पार्ट में होते हैं सेल के, तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा साइटोप्लाज्म। वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। It is a clear and colorless fluid that contains organelles like mitochondria, ribosomes, Golgi bodies, etc. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर 1 मार्क का है तो आप सीधा सीधा इतना ही लिख दीजिए कि साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अगर 2 नंबर का है तो आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमल और प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम है एनिमल और प्लांट सेल के, साथ ही साथ आपको इन्हें लेबल भी करना होगा। उसके बाद आपको लिखने हैं 3 डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो देखो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल साइज में बड़े होते हैं। एनिमल सेल से अगर हम कंपेयर करें तो प्लांट सेल का साइज ज्यादा होता है और जो एनिमल सेल है वो छोटे होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि सेल वॉल प्लांट्स में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता, ठीक है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो आप लिख सकते हो, ठीक। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं है या फिर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा आप डिफरेंस लिख सकते हो। और जो लास्ट डिफरेंस है वो आप प्लास्टिड लिख सकते हो, ठीक है। प्लास्टिड के बारे में लिख सकते हो कि प्लास्टिड प्लांट सेल में तो होती है जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होती, ठीक है। एनिमल सेल में सिर्फ एक यूग्लिना है जिसमें आपको प्लास्टिड देखने मिलेगी, बाकी किसी भी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होती, ठीक है। अगर आप प्लास्टिड भूल भी जाओ तो आप क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह की प्लास्टिड ही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है जबकि एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। काफी बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ हमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस बताना है। तो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स, जो मोस्टली प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं ये बेसिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा डेवलप नहीं होते। तो इसीलिए ये जो सेल्स हैं ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स होते हैं मल्टीसेल्युलर, ठीक है। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि जो न्यूक्लियस होता है वो
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, वो पुअरली डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोट्स है उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली एक मेम्ब्रेन से जो है उसके चारों तरफ होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस सराउंडेड होता है। सो न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आता है न्यूक्लियोलस में। जो न्यूक्लियोलस है वो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, जबकि न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब जो लास्ट आप दे सकते हो वो आप एग्जांपल दे सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल के आप एग्जांपल दे सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है। और जो यूकैरियोट्स है वो हो गए प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, या जो फंजाई हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, और हमें उसका फंक्शन भी बताना है। तो क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस में होते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, तो देखो जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, और जीन्स क्या होते हैं, जीन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी हमें पता है हमारे अंदर जो कैरेक्टर है, हमारे पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से काफी हद तक मिलते हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं कैसे आए हमारे अंदर, वो आए हैं जीन्स की वजह से, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने अपने जेनेटिक कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसफर करे हैं। तो ये जो जेनेटिक कैरेक्टर है ये होते हैं क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम हेल्प करता है इनहेरिटेंस या फिर ट्रांसफर करने में, ये जो कैरेक्टर है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज आर कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। हमें पता है कि सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू को हम कंबाइन करेंगे तो बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जो है वही जब कंबाइन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो एक तरह से आप मान सकते हो जैसे जब कोई घर बनाता है तो घर बनाने के लिए बहुत सारी ईंटें जो हैं, बहुत सारी जो ब्रिक्स हैं उन्हें साथ में लाता है, कंबाइन करता है, ठीक है। ब्रिक से क्या बनती है, एक वॉल बनती है, और वॉल से क्या बनता है, बहुत सारी वॉल्स को मिला के क्या बनती है, पूरी एक बाउंड्री, और उससे ही पूरा घर बनता है। इसी तरह सेल्स क्या है, सेल भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको मिला के हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो सेल्स कंबाइन करेंगे, बनाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और कोई भी टिश्यू कंबाइन नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक जो फंक्शन करते हैं टिश्यूज वो आपस में कंबाइन करेंगे और बनाएंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन क्या करेंगे, ऑर्गन से ही हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल है उसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड होती है, और क्लोरोप्लास्ट किस लिए चाहिए होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट फूड मेकिंग प्रोसेस में हमें चाहिए होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। और जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन करते हैं, अपना खाना खुद कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स बनाते हैं। तो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही हमें देखने मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। जो लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में वो है क्रॉसवर्ड पजल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये पूरा पजल सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, उससे आपको वो पढ़ के उसके जो आंसर है वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो अक्रॉस में जो क्वेश्चन होते हैं मतलब आपको लेफ्ट टू राइट वो फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नेसेसरी होता है, क्लोरोफिल नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स हमने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। तो जो लिविंग कंपोनेंट है एक सेल का वो क्या होता है? तो जो लिविंग सब्सटेंस है एक सेल में वो होता है प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे स्पेलिंग में एल के बाद ASM ये आएगा, ठीक है, ये गलती से यहाँ पे ए और एम अभी आया नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पे जो यूनिट्स होती हैं जो कैरेक्टर को इनहेरिट करने में काम आती है तो वो क्या होती है? वो होती है जीन्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम फिल कर देंगे जीन्स। अब नेक्स्ट जो है वो है ऊपर से नीचे, अब हमें यहाँ पे फिल करना है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है यह ग्रीन प्लास्टिड बताओ किसे कहते हैं? तो ग्रीन प्लास्टिड हम कहते हैं किसे? क्लोरोप्लास्ट को, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फिल कर दिया हमने क्लोरोप्लास्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। तो जब टिश्यूज इकट्ठा होते हैं तो क्या बनते हैं? तो बनता है ऑर्गन। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे ऑर्गन। जो नेक्स्ट है वो है इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम से जो सेल के कंटेंट है उन्हें कौन अलग करता है? उन्हें अलग करता है एक मेम्ब्रेन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे फिल कर दिया हमने मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो जो एम्प्टी स्ट्रक्चर खाली जगह होती है वो होते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल यहाँ पे आंसर हो गया हमारा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? हम एक ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। तो जो लास्ट आंसर है ये हो गया टिश्यू। इस तरह हमने जो सारे क्रॉसवर्ड यहाँ पे हैं हमने सारे पूरे जो क्रॉसवर्ड है इसे हमने फिल कर लिया है। तो ये रहे आंसर आपके क्रॉसवर्ड पजल के। अब ये 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्रॉसवर्ड तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन क्या आता है? 1 वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये MCQ क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या फिर गिव 1 वर्ड आंसर के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।